हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एपिलेप्सी और पेट की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जिस किसी को भी फिट्स की परेशानी रहती है, क्या उन्हें कोई ऐसी समस्या बनी रहती है जिसकी वजह से ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पूरे टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। हमने कभी भी कोई एग्ज़ाम दिया होगा या कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस प्रेशर है कि ये काम हम ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कुछ भी हमें ऐसी कंडीशन में जब रखा जाता है या हम वहाँ पर होते हैं तो सबसे पहले कुछ सिम्टम्स हर एक इंडिविजुअल ने एक्सपीरियंस किए होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्जाइटी डायरिया की हम बात करते हैं। एंग्जाइटी डायरिया क्या होता है कि कभी भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कुछ आपका इम्पॉर्टेंट मे बी प्रोजेक्ट है और एनीथिंग इट कैन बी, तो क्या देखने को मिलता है जब भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो या टेंशन में होते हो या घबराए हुए होते हो तो अचानक से आपके एब्डोमेन के अंदर क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है। पेट में से लगता है तितलियाँ उड़ रही हैं, गुड़गुड़ाहट के साथ हमें लूज मोशंस हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी डायरिया। एंग्जाइटी डायरिया जो कंडीशन है वो ब्रेन की वजह से है। आपको पेट की कोई समस्या नहीं थी, पर जब हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया या हम अंडर कोई भी परफॉर्मेंस प्रेशर थे तो अचानक से हमारे वेगस नर्व की इरिटेशन कॉज होती है जिसकी वजह से हमें लूज मोशन लग जाते हैं और आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद वो सेटल भी हो जाते हैं बिना किसी मेडिकेशन के। तो ये एग्जाम्पल हम इसलिए पिक करना चाह रहे हैं कि ब्रेन और हमारे पेट के बीच में क्या संबंध है। अब समझना ये ज़रूरी है कि जब हमारे कोई भी हम खाना खाते हैं उसकी डाइजेशन हो रही है, उसके लिए ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट भी रहती है और बहुत सी नर्वस सप्लाई हर एक ऑर्गन को सप्लाई करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो हमारे गट में हमारे एब्डोमेन में सप्लाई जाती है नर्वस सिस्टम की, दैट इज़ कॉल्ड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है। तो वेगस नर्व की कोई भी इरिटेशन किसी भी रीज़न से अगर होती है तो हमारे गट के अंदर डिस्टर्बेंस होनी स्टार्ट हो जाती है। अब हमारा जो गट ब्रेन एक्सिस है उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस अगर कॉज हो रही है किसी भी कारण से, या तो फिट्स देखने को मिल सकते हैं या फिर वाइस वर्सा हमें कोई पेट की समस्या देखने को मिल सकती है। तो जिन लोगों में भी कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर पेट की समस्याएं साथ में देखने को मिल सकती हैं। वहीं सिमिलरली वाइस वर्सा जिन लोगों के पेट में कुछ समस्याएं रहती हैं उन्हें ब्रेन के डिसऑर्डर्स भी साथ में मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों में कोलाइटिस बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। कोलाइटिस क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन्स की इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से हो सकती है, किसी इन्फेक्शन से, गंदे खाने से, पानी से, किसी भी रीज़न से हो सकती है। उसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि बार बार पेशेंट को टेंडेंसी बनती है मोशन पास करने की, स्टूल स्टिकी आता है, पेट में डिस्टेंशन बनी रहती है, दर्द भी होता है, मीठा मीठा दर्द बना रहता है, कॉलिकी पेन बना रहता है। उन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर केसेस देखने को मिलते हैं इन फ्यूचर ऑफ डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट देखने को मिल जाती है। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं पेट की समस्या से कैसे हम डिप्रेशन तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब आप खाना जो खा रहे हो वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो ब्रेन तक भी पूरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ब्रेन तक न्यूट्रिशन कैसे जाता है? आपके ब्लड सप्लाई के थ्रू। गट के अंदर, पेट के अंदर कोई भी समस्या है तो ब्रेन तक पूरा न्यूट्रिशन नहीं जाता और ब्रेन के अंदर परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन में समस्या है, जैसे हमने एंग्जाइटी डायरिया के बारे में डिस्कस किया, तो हमें गट रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। इसलिए एपिलेप्सी और पेट की समस्याओं का आपस में रिलेशन बिल्कुल है। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के अंदर एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के बीच बहुत सारे इम्पल्सेस को फ्लो करवाता है, गुड मूड को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो अगर हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच, एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के बीच में जो वोल्टेज जा रही है वो एक प्रॉपर ऑप्टिमम अमाउंट में, इंटेंसिटी में नहीं होती है, तो अचानक से शॉर्ट सर्किट जैसी कंडीशन हमारे ब्रेन में बन जाती है जिसकी वजह से हमें फिट्स आते हैं। वो हमने प्रीवियसली बहुत सी वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड एपिलेप्सी के बारे में। चाइल्डहुड एपिलेप्सी के अंदर क्या देखने को मिलता है? उसमें आपके एब्डोमिनल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले एब्डोमिनल क्रैम्पिंग देखने को मिलती है, वॉमिटिंग देखने को मिलता है, साइक्लिक वॉमिटिंग मतलब बार बार वॉमिटिंग के एपिसोड्स, साथ के साथ डायरिया। ये कंडीशन हमारी चाइल्डहुड एपिलेप्सी के अंदर देखने को मिल जाती है। इस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। जब भी हमने एपिलेप्सी के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस किया था उसमें हमने
इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन भी एक कॉज पड़ा था, सुना भी था वीडियोस में। अब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और डिहाइड्रेशन आपस में जुड़े कैसे हैं? जब भी किसी को बहुत लंबे टाइम तक वॉमिटिंग या लूज मोशन बनी रहती है तो आपकी बॉडी में से बहुत सारा फ्लूइड लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें बहुत से इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे के सारे आपके चाय के रास्ते या फिर स्टूल के रास्ते बॉडी में से बाहर निकल रहे होते हैं। उस कंडीशन में जब आपका फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो रहा होता है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी फिट्स देखने को मिलते हैं, पेट की परेशानियों की वजह से देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब भी पेट में कोई तकलीफ होती है तो या तो हमें लूज मोशन होते हैं बहुत ज़्यादा या फिर वॉमिटिंग्स लग जाती है। दोनों ही कंडीशन में बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है। और हमने पढ़ा था, हमने सुना भी था कि अगर आपके ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा कम हो जाती है या पोटेशियम की मात्रा भी कम हो जाती है तो ब्रेन की जो इम्पल्सेस है वो ठीक से एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक नहीं पहुंच पाती। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल भेजने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। अगर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को फिट्स आ सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, एक अच्छी हेल्दी डाइट रखते हुए अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, साथ के साथ डिहाइड्रेशन से। उस कंडीशन में आपको अपनी जो डाइट है उसको बहुत प्रॉपर रखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि कीटोजेनिक डाइट कैसे हेल्प कर सकती है फिट्स को प्रिवेंट करने में। अब हमें क्या करना होता है कि अपनी खाने के अंदर सोडियम की मात्रा प्रॉपर अमाउंट में जाए, पोटेशियम भरपूर रहे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आइटम्स भरपूर रहे। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस आइटम्स को ज़्यादा लेने से हम इन्हें अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अपने ब्रेन को या पेट को, दोनों को हेल्दी रखने के लिए अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें अपने गट को हेल्दी रखने के लिए अपने ब्रेन को हेल्दी रखना ज़रूरी है और अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए अपने गट को हेल्दी रखना ज़रूरी है। तो दोनों ही क्योंकि आपस में जुड़े हुए हैं हमारा गट ब्रेन एक्सेस के द्वारा। तो अगर हमारे पेट में कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम की हम बात करते हैं, आईबीएस, जिसके अंदर कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी अचानक से लूज मोशन हो जाती है। उसके पीछे बहुत मेजर रीज़न कभी कभार देखने को मिलता ही नहीं, बट पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या अपने माइंड में फील कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को आईबीएस देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो बीमारियां होती हैं साइकोलॉजिकल जनरेट होती हैं। तो हमें अपने गट को हेल्दी रखने के लिए हमें ब्रेन को हेल्दी रखना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हम WHO हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन को, इसीलिए जब भी आपने सुना होगा WHO ने एक जो हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन दी है उसके अंदर क्या कहा गया है, यू शुड बी फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट। क्योंकि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ही अगर ठीक रहती हैं तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हो। इसीलिए डॉक्टर्स को भी हमेशा रूट कॉज ढूंढना पड़ता है कि अचानक से पेशेंट को ऐसा क्या हुआ कि फिट्स इनिशिएट हो गए। जब भी श्रेयास में कोई पेशेंट आता है, जैसे एपिलेप्सी रहती है, उसकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, उसका रूट कॉज ढूंढा जाता है कि किस कारण की वजह से एक्चुअली में ऑनसेट हुआ इस बीमारी का। जब हमें रूट कॉज मिल जाता है, उस रूट कॉज पे ही वर्क करना हमारा मेन पर्पस होता है, क्योंकि एज पर आयुर्वेद हमें ध्यान रखना होता है जब तक हम रूट कॉज को वहाँ से रिमूव नहीं करते हैं, बीमारी पूरी तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, ठीक नहीं हो पाता है पेशेंट। इसलिए रूट कॉज पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि एपिलेप्सी और पेट की समस्याओं का आपस में क्या रिलेशन है, क्यों हमारे पेट को हेल्दी रखना, साथ के साथ ब्रेन को हेल्दी रखना साथ में ज़रूरी है। इसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी डेली रूटीन के अंदर एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए आप जो आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई हॉबी है उसे फॉलो कर सकते हैं, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी होती है। स्ट्रेस हर किसी को है, बट हम मैनेज किस तरीके से कर रहे हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस आ जाता है या हम उसे बुला लेते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको जो पसंद है, आपकी जो हॉबीज़ है, डेली एक दिन के अंदर थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें प्रमोट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर उठ के वॉक कर लिया,
जब भी आपको टाइम मिला थोड़ा वॉक कर लिया। फिज़िकल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये सारी की सारी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी एपिलेप्सी को प्रिवेंट करने में, ये समझने में कि पेट की समस्या और एपिलेप्सी आपस में जुड़ी कैसे है। आपके माइंड में अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं अपनी कंडीशन को लेकर, अपने सिम्टम्स को लेकर या किसी भी पॉइंट को लेकर, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से ओवर द कॉल कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।